गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा पिछली क्लास में हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रेशर का एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने आपको क्लास पे छोड़ा था कि प्रेशर का एक्सप्रेशन हमारा 1/3 ऑफ रो VRMS का स्क्वायर आता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि इससे हम काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के बीच में रिलेशन बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ mv² है, यहाँ पे मैं अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं ये डेंसिटी बन जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम्स आउट टू बी हाफ रो VRMS का स्क्वायर। और प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं। हमने VRMS की भी 3 वैल्यूज क्या आती हैं वो भी देखी थी कि VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या आती है, कैसे आती है, ये दोनों चीजें भी हम लोगों ने सॉल्व करी थी। ठीक है, तो अब आज आगे बढ़ते हैं। थोड़े से एक दो एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशंस आप लोगों को नोट डाउन करने हैं बस, और कुछ नहीं है। इनकी डेरिवेशन के अंदर अगेन नहीं घुसेंगे। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन ये है कि अब अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल की अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए किसी भी गैस के लिए तो वो कितनी होती है। ठीक है बेटा, तो वो आप कैसे बताओगे? आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। सब बच्चे इसको नोट डाउन कर लो। ये वाली जो वैल्यू है, दिस कम्स आउट टू बी हाफ स्मॉल m VRMS का स्क्वायर। इजी इनफ। ठीक है, और जब आप इसको डिटरमिन करने की कोशिश करते हो तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है 3/2 kBT। ठीक है, ये होती है आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बच्चों को बता देती हूँ, तो कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, दैट इज, बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को? नो मैम। यस मैम। मैम, नो मैम। अभी विजिबल हुई? मैंने एक बार रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, तो मैंने सिंपल सी बात, एक एक्सप्रेशन ही बताया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात कर रहे हो पर यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, तो एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की इतनी रहती है। ठीक है, हाफ m VRMS स्क्वायर की इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू 3/2 kBT। सो यू कैन ट्राई टू रिमेम्बर दिस। एडिशनली एक और चीज आप याद रखो कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या चीज है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि गैसेस चल रही हैं किसी वेलोसिटी से, VRMS वगैरह से, तो उसको अब हम टेम्परेचर से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो हम इस सेक्शन में देखेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चा, तो प्रेशर का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि मैम प्रेशर कितना होता है? 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। सही है ये? यस मैम। यस मैम। तो अब यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं लिख सकती हूँ PV इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V, है ना बेटा? तो अब PV क्या हो जाएगा? PV तो मेरा RT के इक्वल होता है। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो PV इज इक्वल टू RT, और डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मुझे क्या देगी बेटा? वो मुझे मास दे देगी, है ना? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मुझे मास दे देगी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? यहां से मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया? दैट 1/3 ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू RT। तो यहां से आप VRMS और T के बीच में रिलेशन लिख सकते हो। ठीक है, ब्लू से रिलेशन लिख रही हूँ, अच्छे से याद रखना। क्या रिलेशन आ गया कि VRMS का जो स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि VRMS जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चा, ये होता है आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इज इट ओके गाइस? ये दोनों चीजें समझ में आई? सिंपल सिंपल फॉर्मूले वाली चीजें हैं। ठीक है बेटा, आगे चलूं? अनुष्का, नीतू, भीम, शुभांगी, यस मैम। प्रीति। यस, चलो तो अब आगे चलते हैं। अब छोटा सा एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद फिर हम आज की क्लास में मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वो टॉपिक अब जो बचा है दैट इज मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मिलकर ही बेसिकली केटीजी को डेवलप किया था अलोंग विद अ लॉट ऑफ अदर साइंटिस्ट। तो मैक्सवेल ने कर्व दिया था प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, जिसको मैक्सवेल्स का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है। सो दिस आई एम ड्रॉइंग फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए कर्व कैसा दिखता है वो मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ।
तो दो टेम्परेचर पे मैं बना रही हूँ। पहला टेम्परेचर है 400 केल्विन, तो इस तरीके का कुछ कर्व आता है। ठीक है, प्रेशर v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, हमने देखा VRMS के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके का आपके पास कुछ कर्व आता है जब आपका टेम्परेचर होता है 400 केल्विन। अब आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो गैस की वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, है ना। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होना जानी चाहिए। तो अब आपका जो कर्व बनेगा, नाउ द कर्व विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपकी ये जो V मैक्स की वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है, एंड दिस कर्व इज एट नियरली 1600 केल्विन। तो इस तरीके का आपके पास स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आता है फॉर हाइड्रोजन आइटम पर्टिकुलरली। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, दो तीन आपको टाइप की वेलोसिटी समझनी है। पहली होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगेन इसकी डेरिवेशन में नहीं घुसेंगे, आपको एक्सप्रेशन ही देखना है। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आप नोट डाउन करो सब लोग। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रहती है अंडर रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम। इसको आप, और जैसे हमने VRMS के अलग अलग 3 एक्सप्रेशन लिखे थे, इसके भी 3 एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। 8 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय पाई रो। और एक और एक्सप्रेशन जो आप लिख सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8 KBT अपॉन पाई एम। ठीक है बेटा, ये आपका एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रहता है। एक और टाइप की वेलोसिटी जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब कि अगर आपके गैस के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से मोस्टली जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा हाईली प्रोबेबल है, जिस वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो सकती है बाकी सारे एटम्स के कंपैरिजन में, वो होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये जो V मैक्स है और V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सेम ही रहती है। तो इसकी वैल्यू भी आप लोग नोट डाउन करो। इसकी वैल्यू आपके पास आती है नियरली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन रो। ऑल्सो द वैल्यू इज 2RT अपॉन m, एंड इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो 2 KBT अपॉन स्मॉल m। ठीक है बेटा, ये दोनों एक्सप्रेशन सबने नोट डाउन कर लिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस, ये डेरिवेशन में हम नहीं घुसेंगे। ऑल राइट, इज इट ओके गाइस? मैम एक बार वो ग्राफ रिपीट करना। ठीक है बेटा, ग्राफ रिपीट कर देती हूँ। ये जो ग्राफ है ये बेसिकली हमें मैक्सवेल ने दिया है। हाइड्रोजन गैस के लिए मैंने आपका ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जब आपका प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में ये कर्व है बेसिकली, जब आपका हाइड्रोजन गैस में आप टेम्परेचर कम रखते हो, 400 केल्विन रखते हो, तो प्रेशर जो होता है इट इज रिलेटेड टू V स्क्वायर। तो आपके पास कुछ इस तरीके से कर्व बन रहा है। एंड व्हेन यू आर कीपिंग टेम्परेचर हाई, तो आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो थोड़ी शिफ्ट हो गई है आगे की तरफ, आप देख सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो यू आर गेटिंग दिस ब्लू सॉर्ट ऑफ अ कर्व। ऑल राइट, इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है बेटा, आगे चलूं। छोटी सी एक चीज और है, उसके बाद बस ये वाला पार्ट डन है, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज आप लोग याद रखो कि VRMS का भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा था, है ना। VRMS का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था, डिराइव भी किया था और लिखा भी था। तो वो हमने क्या लिखा था, वो हमने लिखा था अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन रो। इसकी एक और वैल्यू हमने लिखी थी, दैट वाज अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन कैपिटल M, and one more value was under root of 3 KBT upon small m। तो अब अगर आप इन तीनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हो, तो अगर सपोज मैं ये 8p, यहाँ पे कितना है अंडर रूट ऑफ 8p अपॉन पाई रो, यहाँ पे कितना है अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन रो, और ये वाला एक्सप्रेशन कितना है अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन रो। तो आप इन तीनों का रेशियो भी निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, तो अगर आप रेशियो निकालते हो तो आपके पास किस तरीके से रेशियो आएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रेशियो। बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं है, बाकी बच्चे ये बताओ। मेरे केस में तो स्क्रीन मुझे दिख रही है। मैम बार बार रुक रही है स्क्रीन। बेटा वो इंटरनेट की दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं है। अभी विजिबल है? यस मैम। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत है तो बता दिया करो। ठीक है, ये इंटरनेट जो है बस वही हमारे बीच में थोड़ा सा एक वो दुश्मन टाइप का है, बाकी सब कुछ बढ़िया ही है। ठीक है, तो इन तीनों का आप रेशियो ले सकते हो। रेशियो कैसे लोगे, VMP का रेशियो विद V एवरेज विद VRMS। अगर मैं इन तीनों का रेशियो लेती हूँ तो ये जो अंडर रूट p अपॉन रो वाली टर्म है ये तो चली जाएगी।
है ना, अंडर रूट पी अपॉन रो वाली टर्म तो चली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबल में मेरे पास √2 है एक्सप्रेशन के अंदर, एवरेज में मेरे पास अंडर रूट 8 अपॉन पाई है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 8 अपॉन पाई। एंड तीसरा जो रेशियो है VRMS के केस में दैट विल बी √3। ठीक है, तो ये आपके पास रेशियो आ जाते हैं तीनों चीजों के। और अगर आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी निकाल के देखते हो, कंपेयर करते हो किसकी वैल्यू बड़ी है √2 √8 अपॉन पाई √3 में से, सो बेसिकली यू विल ऑब्टेन दैट RMS जो वेलोसिटी होती है दैट इज मोर देन V एवरेज एंड दैट इज मोर देन V मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर ऑब्टेनिंग दैट। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये बस सिंपल से एक दो फॉर्मूलाज ही थे और कुछ नहीं था। अब आगे हम थोड़ा सा मूव ऑन अगर करते हैं तो आज की क्लास में हमें ये सारी चीजें करनी है। सबसे पहले वी वांट टू डिस्कस मीन फ्री पाथ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सो दैट इज द एम ऑफ दिस क्लास। ऑल राइट, तो अब आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले मीन फ्री पाथ का मतलब समझते हैं। ठीक है बेटा, तो गैसेस के अंदर हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी, आप लोग मुझे याद दिला सकते हो वो अजम्पशंस क्या क्या थी? व्हाट वर दोस अजम्पशंस जो हमने गैसेस में पढ़ी है? मैम आइडियल गैस जो होती है वो रिपल्शन और अट्रैक्शन नहीं करती है। वेरी गुड, रिपल्शन और अट्रैक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल्स में एक्सेप्ट कोलिजन, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती एक्सेप्ट कोलिजन। और क्या क्या पढ़ी थी बेटा? Random motion होता है। वेरी गुड, रैंडम मोशन होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, और कोई अजम्पशन? Size of मैम molecule बहुत परफेक्टली छोटा होता है। इलास्टिक। हाँ वेरी गुड, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं मॉलिक्यूल्स। एक बच्चा तो ये बोल रहा था, दूसरा बच्चा क्या बोल रहा था? Size of molecule बहुत छोटा होता है। वेरी गुड, आप भी सही बोल रहे हो, अनुष्का भी सही बोल रही है कि साइज ऑफ जो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक दो असम्पशन और भी पढ़े थे कि भाई गैस के अंदर बहुत ही सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दो नहीं होते, बहुत ही सारे होते हैं। तो मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? क्योंकि अब गैस में हो क्या रहा है, जैसे आप अभी क्लास में अगर 20 बच्चे हो तो आप 20 के 20 बच्चों को एक ग्राउंड में छोड़ दिया और आपकी आंखों में पट्टी बांध दी और आपको बोला है भागो, तो यार तुम भागोगे और टकराओगे एक दूसरे से, कोलिजन होंगे। वही गैस के मॉलिक्यूल के साथ भी हो रहा है। सपोज मैं किसी एक मॉलिक्यूल का पाथ ट्रेस करूं, ठीक है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ये मेरा कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये थोड़ा चलेगा, फिर इसने ओहो टक्कर खा ली किसी और से, फिर इसका पाथ चेंज हो गया, फिर ये कुछ ऐसे गया, फिर इसने टक्कर खा ली किसी और मॉलिक्यूल से, फिर ये कुछ ऐसे गया, फिर से इसने टक्कर खा ली, फिर ये कुछ ऐसे गया, फिर से टक्कर खा ली, ऐसे गया, फिर से टक्कर खा ली, फिर ये ऐसे गया, फिर से टक्कर खा ली। इस तरीके का पाथ होगा ना मॉलिक्यूल का, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, जिगजैग पाथ। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होगा उसका एक जिगजैग पाथ होगा, वो सीधी लाइन में तो चल नहीं रहा है ना। तो बेटा मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है? मीन फ्री पाथ का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज इज द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, between two successive collisions। ठीक है बच्चा, तो मतलब आप दो कोलिजन के बीच में जो ये सारे के सारे डिस्टेंस हैं, अगर इनका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो वो होता है आपका मीन फ्री पाथ। मतलब सबको समझ में आया मीन फ्री पाथ का? यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा, तो नाउ लेट मी से दैट दिस डिस्टेंस इज λ1, लेट मी से दैट दिस डिस्टेंस इज λ2, तो ये तो सारे अलग अलग होंगे। लेट मी से दैट दिस इज λ3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेट मी से द लास्ट वन इज λn। अगर n नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही है तो ये मेरा λn है। तो अब यहाँ पर ये जो λ1 λ2 ये λn तक जो भी डिस्टेंस है इनको हम कहते हैं फ्री पाथ्स। ये जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में क्या डिस्टेंस है, λ1 λ2 λ3 λ4 सो ऑन। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है, इनकी एवरेज लेना। मतलब अगर मैं बोलूं लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल λn डिवाइडेड बाय n, जहां पर n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। व्हाट इज n? n इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स।
ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा मेरा मीन फ्री पाथ. दिस लैम्डा राइट हियर, दिस इज माय मीन फ्री पाथ, दिस इज माय मीन फ्री पाथ. ठीक है, मतलब आपने सारी की सारी कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस था उसका मीन ले लिया. इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है बेटा, मुश्किल तो नहीं लग रहा, ये तो सिंपल है. ठीक है, तो ये No, कॉन्सेप्ट ma'am. आपको, ठीक है, मुश्किल नहीं लग रहा, अच्छी बात है. चलो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताया ताकि आपको इसकी फील आ जाए कि मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है. अब आ जाओ इसके फॉर्मूला पे. अगेन इसकी डेरिवेशन में हम नहीं घुसेंगे, इसका फॉर्मूला आप लोग समझो. इसका फॉर्मूला जो होता है वो सब बच्चे नोट डाउन भी कर लो तो बेटर है. So the formula tells you that lambda is equal to what? It is equal to 1 upon 2 का अंडर रूट 2 पाई n d स्क्वायर. और एक और एक्सप्रेशन जो नोट डाउन करो वो ये है कि लैम्डा को ऐसे भी लिखते हैं, आर टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई एन ए डी स्क्वायर पी. अब बच्चे पूछेंगे कि मैम यहाँ पर ये सारी टर्म्स का मतलब क्या है, वो एक्सप्लेन करो. तो कुछ टर्म्स का मतलब तो आपको पता है, रूट 2 का मतलब तो आपको पता है क्या होता है ना. पाई का मतलब भी आप लोगों को पता है क्या होता है. अगर मैं n की बात करूं तो n हमने पिछले जब हम पहले पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था. n इज द नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, ये हो गया n. अब d आपका क्या होता है? जो भी गैस होगी उसके मॉलिक्यूल का कुछ डायामीटर होएगा ना, तो d होता है आपका डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल. जो भी आपके पास गैस है उस गैस के डायामीटर की बात होती है, डायामीटर इज d. ठीक है, r आपको पता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट. t इज टेम्परेचर. t आपका टेम्परेचर है. यहाँ पर जो Na है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर. ये आपका एवोगैड्रोस नंबर है. और p जो है आपका प्रेशर है. ठीक है, फॉर्मूला सबको समझ में आया कि फॉर्मूला है क्या? सब बच्चे नोट डाउन भी कर लो कॉपी में. इस फॉर्मूला से जो एक इंपॉर्टेंट चीज भी नोट डाउन करनी है वो ये है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. ठीक है, यूजुअली आपका कोई भी अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो इसी कॉन्सेप्ट पे आता है. ठीक है बेटा, इज इट ओके? अनुष्का, नीतू, भीम, प्रीति, शुभांगी. Yes, ma'am. यस, आगे चले, इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपके नीट में आ रखे हैं पहले. Yes, ठीक है, ma'am. बड़े मुश्किल क्वेश्चन है, आप लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करना, उनका आंसर बताना. तो बेटा ये है पहला क्वेश्चन. क्या आंसर होएगा इसका? ये नीट 2020 का क्वेश्चन है. The mean free path lambda for a gas molecule depends upon diameter d of the molecule as A, B, C, D. क्या सही आंसर है? Ma'am, A. 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 तो बेटा ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया? अभी तो हमने पढ़ा था कि लैम्डा जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नीट में इस चैप्टर से. ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ. ये भी नीट सितंबर 2020 का क्वेश्चन है. The mean free path lambda for a gas with molecular diameter d and number density n can be expressed as. कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा? क्या फॉर्मूला रहता है? A. ए होता है. हमने अभी तो पढ़ा था कि मैम लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर. तो इसके हिसाब से भी ऑप्शन ए इज राइट. ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं नीट के अंदर. इसीलिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना चाहिए. जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूलाज है, वो सब आप लोगों को पता होने चाहिए. तभी मैं आपको ये भी रेकमेंड करती हूँ कि हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट आप खुद बनाओ. इंटरनेट से आपको मिल जाएंगी, बट आप खुद जब बनाओगे, खुद सारे के सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करोगे, अपनी राइटिंग में पढ़ोगे उसको रोज, तो बेटा आपके दिमाग में फॉर्मूला सारे छप जाएंगे. मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी भूल जाओगे, ऐसे दिमाग में छप जाएंगे, इम्प्रिंट हो जाते हैं. चलो, अब ये क्वेश्चन अच्छा है. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस having molecular diameters 1 armstrong and 2 armstrong. The gases may be considered under identical conditions of temperature, pressure and volume. तो बेटा आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि आपके पास दो गैसेस हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. मतलब टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, सब कुछ सेम है, डायामीटर अलग अलग है खाली. तो आपको गैस 1 का डायामीटर कितना गिवन है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग.
ठीक है, गैस 1 का आपको जो डायमीटर है दैट इज गिवन टू यू एज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और गैस 2 का आपको डायमीटर कितना गिवन है, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपसे बोला क्या है कि अब आप क्या बताओ, टू फाइंड you have to determine the ratio of mean free paths of these two gases, मतलब लैम्डा 1 का रेशियो निकालना है विद लैम्डा 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, प्रेशर वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है क्योंकि, तो लैम्डा इज ओनली प्रोपोर्शनल टू 1/d², है ना। व्हेन यू यूज दिस तो आप क्या बोलोगे कि लैम्डा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d1 का स्क्वायर एंड लैम्डा 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d2 का स्क्वायर। इससे आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आएगा बच्चों। लैम्डा 1/λ2 निकाल सकते हैं ना, कितना आ जाएगा, d2² अपॉन d1²। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4:1, है ना। d2 का स्क्वायर 4 है, ये d1 का स्क्वायर 1 है, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया बी। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। निधि, नरगिस, प्रीति, बताओ बेटा, समझ में आई। यस मैम। यस, आगे चलें। यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो बेटा ये नई चीज नहीं है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ना आप लोगों ने जब मोशन पढ़ा था तब भी पढ़ा था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है कि आपको कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज चाहिए किसी की भी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। ठीक है, सो आई कैन राइट कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, कोऑर्डिनेट्स हो गए या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज required to describe position और configuration। यही पढ़ा था ना बेटा कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज चाहिए आपको किसी भी चीज की मोशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। राइट, इज दिस ओके गाइस। ठीक है, तो लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पर भी गिवन है। अब सपोज आपकी ये रस्सी है, इस रस्सी के ऊपर चींटी चल रही है, देयर इज अ चींटी व्हिच इज क्रॉलिंग ऑन दिस रस्सी। तो इस चींटी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप ही मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि बेटा चींटी कहाँ है, तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स विल यू रिक्वायर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस आंट। मैम 1, मैम एक्स 1, कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 0 पे है, 1 पे है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, तो यार अब सपोज प्रीति बोल रही है मेरे को, तो मैंने बोला कि आंट का है, प्रीति बोल देगी कि मैम 0 और 1 के बीच में, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 पे। तो मतलब आपको खाली एक ही तो चाहिए कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द पोजीशन, टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एंट, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो चींटी आप देखते हो, ये रस्सी से उतर के पेपर पे चलने लग गई, मस्त ऐसे सर्कस कर रही है ये आपकी जो चींटी है। नाउ इट इज क्रॉलिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, ये आपका पेपर अच्छा है, ये आपका ग्राफ पेपर है, सपोज ये आपके ग्राफ पेपर पे चींटी क्रॉल कर रही है। तो अब चींटी की पोजीशन को बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की नीड रहेगी, कितने कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे बेटा चींटी की पोजीशन को बताने के लिए। मैम 2 कोऑर्डिनेट। वेरी गुड, 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी ना। वेरी गुड। अब यार खुद ही इमेजिन करो, अब ग्राफ पेपर के ऊपर आपके पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, वो ग्राफ पेपर के ऊपर आपने एक ड्रॉप इंक की डाल दी, या फिर उस पर कोई चींटी चल रही होगी, उसने कोई पॉइंट बनाया है, तो वो पॉइंट आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे उस पॉइंट को। आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए होंगे, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2, है ना। नाउ इफ वी आर Yes. टॉकिंग अबाउट द थर्ड केस, अब सपोज ये जो चींटी है, ये चींटी नहीं निकली, ये तो मक्खी निकली। सो नाउ शी इज फ्लाइंग ऑल ओवर द हाउस, अभी आपके पूरे के पूरे घर में उड़ रही है, 3D स्पेस के अंदर मूव कर रही है। तो बेटा आप कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे इसकी पोजीशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। मैम 3। वेरी गुड बच्चा, 3 चाहिए होंगे ना, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर एफ कितना हो जाएगा, 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कितने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ क्वांटिटीज चाहिए टू डिस्क्राइब द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनीथिंग।
इज दैट ओके गाइस? ये चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम गैसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गैसेस के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, सब बच्चे याद रखेंगे ये चीज, वो दो तरीके की वजह से होते हैं। एक हो गया आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है चलना, और एक हो गया आपका रोटेशन। रोटेशन का मतलब तो पता ही है, घूमना। तो अब आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी आइटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसके तीन तरीके से आप उसको चला सकते हो और तीन तरीके से आप उसको घुमा सकते हो, एक्स वाई और जेड एक्सिस में। कैसे? अगर सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, तो एक्स एक्सिस में ये ऐसे चलेगी, वाई एक्सिस में ये ऊपर चलेगी, जेड एक्सिस में ये ऐसे ऐसे चलेगी। तो ट्रांसलेशन हो गए, तीन तरीके से आप ऑब्जेक्ट को चला सकते हो। ट्रांसलेशन समझ में आई सबको? Yes, ma'am. रोटेशन भी तीन तरीके से हो सकती है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग घूमेगी तो ऐसे घूमेगी, है ना? अगर वाई एक्सिस के अलोंग घूमेगी तो कैसे घूमेगी? ऐसे। मैम स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ इस ये वाई एक्सिस के अलोंग। स्क्रीन नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ ना एक्शन करके। मैंने दिखा, इसको पेन दिख रहा है यहाँ पे मेरे सामने। ऐसे मेरी वीडियो पे आ जाओ सब बच्चे। ठीक है, स्क्रीन भी पॉज रही है, तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अब चल कैसे सकता है, ट्रांसलेशन मोशन कैसे होएगा? एक्स एक्सिस में चल सकता है, वाई एक्सिस में भी चल सकता है ये पेन, और जेड एक्सिस में भी चल सकता है। तो वैसे ही अगर आपके पास कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में चल सकता है। तो तीन तो आपको चाहिए ही होंगे ट्रांसलेशनल के, है ना? किसी भी गैस की अगर बात हो रही है। रोटेशन कैसे होएगी? मैम जो रोटेशन है वो ऐसे भी हो सकती है। दिख रहा है सबको ये रोटेट होता हुआ? है ना बेटा? रोटेशन ऐसे भी हो सकती है। और कैसे हो सकती है रोटेशन? मैम ऐसे हो सकती है रोटेशन। ठीक है, इस तरीके से रोटेशन हो सकती है, ऐसे घूम सकता है। और किस तरीके से हो सकती है? मैम ऐसे भी तो घूम सकता है पेन। है ना बेटा? आज थोड़े कम एक्टिव है बच्चे, शाम की क्लास में ज्यादा एक्टिव होते हैं, इस क्लास में कम एक्टिव होते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके हैं जिस तरीके से आपकी रोटेशन या ट्रांसलेशन हो सकती है। अब हमें अलग अलग गैसेस के लिए देखना है कि कौन कौन से वेज वैलिड है। ठीक है, ऐसे ये 5 बजे वाले टाइम में बच्चे से थक गए हैं, तो थोड़ा सा आप ऐसे एक्टिव रहो यार, थोड़ा ऐसे मिल्क पियो, कॉफी पियो, फिर क्लास में आओ। ठीक है बेटा, तो अब चलो अलग अलग टाइप की गैस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब आपके पास खाली एक ही एटम है। तो अब ये जो एक एटम है, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, है ना? तो ट्रांसलेशन के तीन तो हो ही गए। ये सेम चीजें बेटा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है, ये नई चीजें नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस भी आप देख सकते हो, ये सेम पूरा का पूरा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है बच्चा, ट्रांसलेशन के तीन होंगे ही। और अब अगर आपके पास खाली एक मॉलिक्यूल है, तो भाई उसको क्या रोटेट करवाओगे? रोटेट करके भी वो स्फीयर ही दिखेगा, तो रोटेशन का कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं एक मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहाँ पर रोटेशन नहीं होती, रोटेशन नहीं होती। तो इस केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 रहता है। मतलब यहाँ पर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होते हैं आपके 3 इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। ऑलराइट, इज दिस ओके गाइस? ये Yes, चीज ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड बेटा। चलो अब आ जाओ डायटोमिक के केस में, कि डायटोमिक क्या होता है। मैम डायटोमिक के केस में क्या हो रहा है? तो बेटा डायटोमिक के केस में अब क्या होता है, डायटोमिक के भी ट्रांसलेशन का तो सेम ही तरीका है, कि मैम एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, और जेड में भी जा सकता है। तो ट्रांसलेशन के तो तीन आ ही गए। ट्रांसलेशन तो सभी के तीन आएंगे, क्योंकि तीनों मूव तो कर ही सकते हैं ना फिलहाल। ठीक है, ट्रांसलेशन के तो तीन आ ही गए। अब बात करो रोटेशन की। तो मैंने बताया था, आप एक बार फिर से मेरे पेन को अगर देख सकते हो, तो रोटेशन जो होती है वो तीन तरीके से हो सकती है। एक तो इस तरीके से हो गई रोटेशन, है ना? एक आपकी रोटेशन इस तरीके से हो गई, एक आपकी रोटेशन इस तरीके से हो गई, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, आप भी अपने ये तीन तरीके बना के देखो बेटा। और एक रोटेशन आपकी ऐसे हो गई, कि अब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे ऐसे घूम रही है। Yes, ma'am. ठीक है, बट यहां पर आपकी, अगर इस तरीके से आपका जो मॉलिक्यूल है वो घूमेगा, तो मॉलिक्यूल में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं ना।
वो तो बस अपने एक्सिस पे घूमे जा रहा है, मॉलिक्यूल दिख भी सेम रहा है, उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं हो रही। अगर वो ऐसे ऐसे घूमेगा तब पोजीशन चेंज होएगी, अगर वो ऐसे ऐसे घूमेगा तब भी पोजीशन चेंज होएगी। ऐसे ऐसे घूमने में तो पोजीशन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रही। तो इसलिए यहाँ पर हम रोटेशन के खाली दो तरीके कंसिडर करते हैं कि रोटेशन के खाली दो मोड्स हैं। ठीक है, तो इसलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर हम बोलते हैं कि जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज इक्वल टू 5। ऑलराइट, इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ना, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अब आ जाओ ट्राइएटॉमिक के केस में। ठीक है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो दो तरीके का होता है। पहला केस हो गया लीनियर और दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर। ठीक है, तो लीनियर वाला जो केस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज द एग्जैक्ट सेम केस एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो लीनियर वाले केस में अब आपके पास सपोज कुछ इस तरीके का मामला है, आपके मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, तो यहाँ पर भी वही होगा कि मैम ट्रांसलेशन के तो 3 होंगे ही और रोटेशन के 2 रहेंगे, है ना। सेम आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वैसे वाला केस है कि 3 ट्रांसलेशन के तो हर ही जगह पे है, XYZ डायरेक्शन में मूव तो कर ही सकता है, और रोटेशन के 2 और रहेंगे, क्योंकि ये वाली रोटेशन फिर से आपकी मैटर नहीं करेगी, जो एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन है वो मैटर नहीं करेगी। अगर आप नॉन लीनियर वाले केस की बात करते हो तो अब यहां पर मामला चेंज हो जाएगा। अब नॉन लीनियर के केस में भी 3 ट्रांसलेशन के तो होंगे ही होंगे, यहाँ पर अब रोटेशन के भी 3 आएंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम रोटेशन के ये 3 क्यों आएंगे? सपोज ट्राइएटॉमिक की जगह मैं बात कर रही हूँ 4 वाला, अगर मेरे पास 4 वाला कोई सिस्टम है, तो इनिशियली मेरे एटम इधर इधर इन चारों एजेस पे है, जो मेरा फोन है उसके चारों एजेस पे है। तो अब ये किन किन तरीकों से घूम सकता है? एक तो इस तरीके से घूम सकता है, ये तो घूमना हमने देखा था कि मैटर करता है। एक ये इस तरीके से घूम सकता है, ये भी हमने देखा था कि मैम इस तरीके से भी घूमता है तब भी मैटर करता है। एक और तरीका जो घूमने का है वो ये भी तो है, ये तरीका भी तो है। तो पहले वाले मैम केस में आपकी वीडियो नहीं आ रही है। मेरी वीडियो नहीं आ रही है, एक सेकंड रुको बच्चा। बाकी बच्चों को मेरी वीडियो विजिबल हो रही है? Yes, ma'am. यस बेटा, Yes, जिसको नहीं ma'am. आ रही एक बार प्लीज रिफ्रेश करो। ठीक है, एक बार प्लीज रिफ्रेश करो बच्चों। हाँ, तो बेटा मैं बोल क्या रही थी ये समझो। मैं बोल रही थी कि अब अगर आपका जो जो भी आपका ट्राइएटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, तो अब यहाँ पर तो एटम्स और मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज हो रही है ना। पहले वाले केस में नहीं हो रही थी। अब आपके एटम्स और मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में तो रहे नहीं, तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों रोटेशन वाले मोड एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्राइएटॉमिक के केस में जो ये लीनियर वाला केस है वहां पे आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, और जब आप नॉन लीनियर केस के बारे में बात करते हो तब आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाती है। ये चीज सबको क्लियर है या नहीं है ये बताओ? Clear है। क्लियर है बेटा, आगे चले। ठीक है, Yes, ये ma'am. सेम चीज Yes. आप लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास में भी पढ़ी है। हाँ बेटा, मैं अभी क्लास के बाद आपकी डायरेक्टली पीडीएफ सेंड कर दूंगी, उसमें पिछली क्लास का भी आ जाएगा, इस वाली क्लास का भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने पिछली क्लास की इसलिए नहीं भेजा ताकि केटीजी का पूरा चैप्टर आपके साथ साथ में ही आ जाए आपके पास। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन बताओ। अब ये भी आपका AIPMT का क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस इज, कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राइएटॉमिक गैस की? मैम 6। 6. वेरी गुड, 6। बेटा 5 भी होती है, यहाँ पर देखो 5 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप यहाँ पे 6 ही मारोगे। ठीक है, Yes. Yes, अगर ma'am. 5 आपको ऑप्शन में गिवन होगा तो यूजुअली क्वेश्चन में मेंशन रहता है लीनियर या नॉन लीनियर, अदरवाइज यूजुअली आपको नॉन लीनियर केस ही इमेजिन करके चलना है, क्योंकि लीनियर केस में तो चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7-8 मॉलिक्यूल्स हो, सब में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही रहेगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैसेस कितना होता है बेटा? 5 3। ठीक है, अब देखो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायटोमिक गैस में 3 3 होगा। ट्रांसलेशन होते हैं, है ना, 3 होगा ना, Yes, और ma'am. 2 Yes, रोटेशन ma'am. होते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑलराइट, इज इट ओके गाइस? ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट में, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, चलो बढ़िया बात है।
अब आगे चलते हैं, आ जाते हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे। आधी क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। प्रॉब्लम आई आज की क्लास में? कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, बोरिंग हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा? मैम वो नो हमें मैम। ना रोटेशन वाला दिखाई नहीं वीडियो में आपका। रोटेशन वाला दिखा नहीं? अभी दिख रही है मेरी वीडियो? नो मैम अभी भी नहीं दिख रही है। वीडियो ही नहीं दिख रही मेरा तो बेटा एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करो। अगर वीडियो ही विजिबल नहीं है तो एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। ओके मैम। मैम आप पढ़ाओगे तो नहीं तब तक? तो फिर एक काम करो, आप क्लास के एंड तक रुकना, मैं आपको एंड में बताती हूँ, ठीक है? ताकि ओके आपकी बीच में क्लास मिस ना हो। ठीक है बच्चा? ओके मैम। चलो अभी आ जाते हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे। तो आप बच्चे लोग ये मुझे बताओ कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो यही पॉइंट लिख भी देती हूं मैं कि अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम आइडियल गैस की बात करें, एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये तो मतलब हो गया इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी जो रहेगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। बट किसके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? किसके बीच में? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में, अमंगस्ट ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मतलब आपकी जो भी एनर्जी होती है आइडियल गैस की, टोटल एनर्जी जितनी भी होती है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और मैक्सवेल ने इसकी वैल्यू भी आपको बताई है। क्या वैल्यू बताई है? कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के साथ, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है? आपको वैल्यू कितनी बताई है? मैक्सवेल जी ने बताई है हाफ केबीटी, जहां पे केबी सबको पता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात करो, अगर सपोज मैं मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल लूं, तो अब ये मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने बोला क्या है कि इस मॉलिक्यूल के लिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी हाफ केबीटी एनर्जी। ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी उसकी हाफ केबीटी एनर्जी होगी, वाई डायरेक्शन में भी हाफ केबीटी एनर्जी होगी, और जेड डायरेक्शन में भी उसकी हाफ केबीटी एनर्जी होगी। तो यहां से आप टोटल एनर्जी बता सकते हो ना कि मैम यहां से जो टोटल एनर्जी आ जाएगी, उसको यू से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो हो जाएगी मेरी 3/2 केबीटी। यही चीज अभी हमें करनी है सारी टाइप की गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, सबके लिए। बट ये चीज समझ में आई कि इसका मतलब क्या है, कि एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात कर रही हूं, तो सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी? हाफ केबीटी। ऑल राइट बेटा, इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो डेरिवेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है कि आपको पता है कि अगर मैं ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करती हूँ तो वो कितनी हो जाती है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, है ना? किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात कर रही हूँ तो वो यही आएगी। अब अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू पूछूं आपसे, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा इसकी एवरेज वैल्यू सब लोगों ने कैलकुलेट करी है। इट कम्स आउट टू बी 3/2 केबीटी। आज की ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि एवरेज एनर्जी जो आती है एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी आती है? 3/2 केबीटी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर ये जो वी एक्स, वी वाई, वी जेड है, इन सब के अंदर हाफ केबीटी एनर्जी है ना बेटा? तो यही चीज आपको याद रखनी है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाउ मच? इट इज हाफ केबीटी। ऑल राइट, इज दैट ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसको मैं आपको ब्रीफ में भी दिखा देती हूँ कि अगर आप एक पार्टिकल की बात कर रहे हो, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, एक एटम की बात कर रहे हो, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए उसकी एनर्जी कितनी है? इंटरनल एनर्जी कितनी है? हाफ केबीटी। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, अगर आपकी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f है, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? F/2 केबीटी।
है ना, F/2 kBt एनर्जी हो जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, ये सिंपल है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं n मोल्स की, ठीक है, तो इसमें एनर्जी कैसे आती है पहले वो देखो। हमने क्या पढ़ा था कि फॉर वन पार्टिकल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kBt पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी होगी, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से, है ना। मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर ही तो आ गया। और आपको पता है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाइड बाय Kb। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है दैट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, हाफ RT पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये समझ में आया सबको, या फिर बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये क्या कर दिया, बिल्कुल समझ नहीं आया। मैम आ गया। आ गया समझ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं n मोल्स की कितनी होगी, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ nRT। n मोल्स की निकल जाएगी ना, हाफ nRT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी हो जाएगी, हाफ nRT। और अगर मैं आपसे पूछूं कि f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी है, तब आप कितनी बताओगे कि एनर्जी कितनी हो जाएगी, F/2 nRT। ऑल राइट, इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलूं बेटा? यस मैम, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है n पार्टिकल्स के लिए, तो हमने देखा था कि 1 पार्टिकल के लिए कितनी एनर्जी है, फॉर 1 पार्टिकल द एनर्जी इज हाफ kBt। n पार्टिकल के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो यार, मुश्किल थोड़ी है। n से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी एनर्जी आ जाएगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ n kBt, और f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी हो जाएगी, F/2 n kBt। ठीक है बेटा, तो यहां से तो बल्कि आप ये मोनो एटॉमिक डायटॉमिक गैस के लिए भी निकाल सकते हो। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है मोनो एटॉमिक गैस में, अभी पढ़ा था हमने। Ma'am 3. वेरी गुड, 3 होती है। तो इसका मतलब है कि U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 n kBt, Yes, ma'am. है ना। और डायटॉमिक के लिए क्या होती है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम, Ma'am 5/2 n kBt. वेरी गुड, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5/2 n kBt। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आया? Yes. यस, वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो मोनोएटॉमिक के लिए आ गई 3/2 n kBt, डायटॉमिक के लिए आ गई 5/2 n kBt। पॉलीएटॉमिक के लिए आप लोग ये चीज याद रख लो कि अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक गैस है, मतलब आपके पास नॉन लीनियर गैस है, नॉन लीनियर गैस विद मॉलिक्यूल्स मोर देन 2। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई भी नॉन लीनियर गैस है जिसके अंदर मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स है, उसको आप पॉलीएटॉमिक गैस कहते हो। तो यहाँ पर आपकी जो इंटरनल एनर्जी रहती है दैट इज 3 + F n kBt, जहां पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, इट इज वाइब्रेशनल मोड्स। ठीक है बेटा, कि आपका जो एटम है वो किस तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, किस तरीके से वाइब्रेशन मोड्स कर सकता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, उसके हिसाब से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। ऑल राइट, इज दैट ओके गाइस? तो इसको सब लोग नोट डाउन कर लेंगे कि यहाँ पर आपका जो U का वैल्यू है दैट इज 3 + F n kBt। ठीक है बेटा? मैम वाइब्रेशनल जो है वो हम्म, दी रहती है क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन में दी होगी कि किस तरीके से वो वाइब्रेट करेगा। ओके मैम। ठीक है बच्चा, चलो आगे चले, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो चलो ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज, मैम बी। बी 3/2 kBt पढ़ा था ना, कि मैम कितनी होती है Yes. एवरेज एनर्जी, हमने पढ़ा था F/2 kBt के इक्वल होती है फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 पार्टिकल।
ठीक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है? 3। मोनोएटॉमिक गैस है ना यहाँ पे, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ की कितनी वैल्यू होगी? 3 के इक्वल। ठीक है, इतना सिंपल सवाल है। चलो एक और सवाल सॉल्व करते हैं, ये भी आपका नीट का ही क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोला है? अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन सब बच्चे याद रखो डायटोमिक होती है। डायटोमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक में बेटा? 5। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। F इज इक्वल टू 5 और 4 मोल्स आपको गिवन है आर्गन के। तो आर्गन आपकी जो गैस होती है दैट इज मोनोएटॉमिक। अब मोनोएटॉमिक गैस में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 3। वेरी गुड। ये सबको ऐसे रट जाएगा मुझे लग रहा है आज की क्लास के बाद। डायटोमिक में 3 होती है, नहीं डायटोमिक में 5 होती है, मोनोएटॉमिक में 3 होती है। ठीक है, तो आपको बोला है कि 2 मोल ऑक्सीजन के और 4 मोल आर्गन के मिक्स कर दिए। वाइब्रेशनल मोड जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, तो आपको वाइब्रेशनल मोड निग्लेक्ट करना है, नहीं कंसिडर करने। तो निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड आपको बताना है कि टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी है। ठीक है, दिस इज नीट 2017 का क्वेश्चन। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? ठीक है, यहाँ पे आंसर देखो आरटी के टर्म में गिवन है। तो यू का एक एक्सप्रेशन था जो आरटी के टर्म में था, कितना था कि 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाफ आरटी। मतलब एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और एन मोल्स के लिए ये आपकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो यहां से आप ऑक्सीजन और आर्गन दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी निकाल लोगे। ऑक्सीजन के लिए भी आ जाएगी, आर्गन के लिए भी आ जाएगी, आ जाएगी बेटा। तो ऑक्सीजन के लिए कितनी आएगी? एफ की वैल्यू कितनी है? 5, 5/2। नंबर ऑफ मोल्स भी आपको गिवन है 2 इंटू 2 RT। मतलब U1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 RT। और यहाँ पे आपके पास आर्गन है, आर्गन की एफ की वैल्यू कितनी है? 3 है ना। आर्गन के केस में एफ की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। मतलब इंटरनल एनर्जी कितनी है? 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 RT। 4 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपको 4 गिवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 RT। तो टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई Yes, ma'am. कितनी आई? 11. वेरी गुड 11 बेटा, RT. टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी आपकी 11 RT। तो दिस मींस दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे सब बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, एक और ma'am. क्वेश्चन दिखाती हूँ। दिस इज फ्रॉम नीट 2013। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी क्लासेस रखा करेंगे कि आपके पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ढेर सारे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम T1 टू T2 इज। ये जो N0 है यहाँ पे दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, नंबर ऑफ एटम्स, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने अगेन यू का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था बेटा? यू का एक्सप्रेशन पढ़ा था कि यू कितना होता है? F/2 N0 kBT। N0 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हीलियम आपकी मोनोएटॉमिक गैस है, हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो एफ की क्या वैल्यू हो गई? 3। वेरी गुड, एफ की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, मैम ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी, हाँ बेटा ऑप्शन बी ही है। तो यहाँ से आपके पास यू की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 N0 kBT1 kBT। तो आप दोनों यू की वैल्यू निकाल सकते हो। T1 पे कितनी हो जाएगी? 3/2 N0 kBT1। और T2 पे कितनी हो जाएगी? 3/2 N0 kBT2। तो यहां से बेटा आ जाएगी वैल्यू। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी चाहिए होगी? इनका डिफरेंस, तो हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी? U2 माइनस U1, मतलब 3/2 N0 kB T2 माइनस T1। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑल राइट, इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am. Ma'am. आगे चलें? Yes, ma'am. चलो, अब आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोगों ने थर्मल में भी पढ़ा है आई थिंक। Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. होता है मतलब इसका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का थर्मल में क्या पढ़ा था बेटा? Ma'am, heat required to
1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की Very good. रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल सही। ये होता है आपका हीट कैपेसिटी, जो आप बोल रहे हो ना कि 1 डिग्री से आपको रेज करना है टेम्परेचर, तो कितनी हीट चाहिए होगी। स्पेसिफिक का मतलब होता है, अब आप यहाँ पर यूनिट मास बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि मेरे पास किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास है, 1 किलोग्राम 1 ग्राम कुछ भी यूनिट मास है मेरे पास, और उसका टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, तब मुझे कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी। मतलब हीट एनर्जी गेन या लॉस्ट पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मास। ठीक है बेटा, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब। हीट कैपेसिटी मतलब कितनी हीट चाहिए 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। स्पेसिफिक का मतलब अगर मेरे पास यूनिट मास है, तब मुझे कितनी हीट चाहिए उसका यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसका एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हो। इसका एक्सप्रेशन आ जाता है 1/m, वेयर m इज द मास, del Q upon del T। ठीक है, ये आपका कैपिटल Q जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग हीट एनर्जी। ऑल राइट, इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, इसी तरीके से एक और आपकी हीट कैपेसिटी होती है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा, तो अब मोलर का मतलब क्या है कि आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है, 1 मोल की आपको टेम्परेचर बढ़ानी है या कम करनी है बाय 1 डिग्री। तो यहां पर आप इसको कैसे लिखोगे? हीट एनर्जी गेन या लॉस्ट पर यूनिट टेम्परेचर। अब 1 डिग्री का टेम्परेचर आपने चेंज किया है, पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मास। ठीक है बच्चा, ये चीज सबको समझ में आई? तो पिछले केस नहीं, सॉरी, पर यूनिट मास मैंने गलत लिख दिया, पर यूनिट मोल। पिछले केस में हमारे पास मास था, हम बोल रहे थे कि अगर मेरे पास 1 किलोग्राम है किसी भी सब्सटेंस का, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए ताकि मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा पाऊं या कम कर पाऊं। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैं क्या बोल रही हूँ कि अब मुझे कितनी हीट एनर्जी चाहिए ताकि मैं 1 मोल का टेम्परेचर चेंज कर पाऊं। ऑलराइट, तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है, पिछले बार हमारे पास 1/m था, यहाँ पे हमारे पास 1/n रहता है, बस इतना सा ही फर्क है। इज दिस ओके गाइस? ये चीज सबको क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है बेटा, अब वेरी गुड। अब इस चैप्टर में आपकी 2 नई टाइप की हीट कैपेसिटीज रहती है। एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो या फिर जो भी आप हीट ले भी रहे हो सिस्टम से, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आपकी जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही। तो ये चीज आप थर्मोडायनामिक में डिटेल में पढ़ोगे, बट अगर आपके सब्सटेंस की वॉल्यूम चेंज नहीं होती तो उसमें वर्क डन 0 होता है। ठीक है, तो इस केस में आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो, जो भी हीट निकाल रहे हो, उससे खाली इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हियर ओनली internal energy of the system will change. Here only internal energy of the gas changes. ठीक है, इसका एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, इसके एक्सप्रेशन में कुछ खास फर्क नहीं है। अगेन दिस इज समथिंग विच वी विल स्टडी इन मोर डिटेल इन थर्मोडायनामिक्स। अभी नहीं पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपका एनसीईआरटी में थर्मोडायनामिक के बाद है। इसको हम लोग पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो मोल वाला कॉन्सेप्ट है, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ नहीं आता ना तो वो समझने में दिक्कत होती है पार्ट। तो इसलिए ये वाला आपको पहले ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का भी देखोगे, एलन का देखोगे, विद्या मंदिर, नारायणा, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब इंस्टीट्यूट में भी ये वाला जो चैप्टर रहता है ये पहले ही पढ़ाते हैं क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हेल्प हो जाती है। ठीक है बेटा, तो सेम एक्सप्रेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में भी सेम एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पर मैंने ये छोटा सा वी लगा दिया है नीचे विच रिप्रेजेंट्स दैट यू आर हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑलराइट, इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, और कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इट इज कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर सेम ही चीज हो गई कि हीट जो है आपकी वो कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई हो रही है, बट इधर जो हीट है
वो इंटरनल एनर्जी में भी यूज अप होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगा और वर्क डन भी होगा. इंटरनल एनर्जी चेंजेस and additionally here you have work done as well. ठीक है, again we will study more of this when we study first law of thermodynamics in the next class or next to next class. ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम थर्मोडायनामिक्स ही शुरू करेंगे. तो यहाँ पे जब आप Cp की वैल्यू लिखते हो वो आपके पास आती है 1/n del Q upon del T. अब यहाँ पर हम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर, मतलब दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/n del U upon del T at constant pressure. All right, is this thing okay guys? ये चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तो खाली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया. इससे ये दो रिलेशंस निकलते हैं, एक होता है आपका मेयर्स रिलेशन, एक होता है गामा. अगेन वी विल डिराइव दिस इन थर्मोडायनामिक्स, डेरिवेशन इन थर्मोडायनामिक्स, डेरिवेशन इन थर्मोडायनामिक्स. वंस यू अंडरस्टैंड कि मतलब क्या है, कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और किस तरीके से फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन होती है, तो इसको हम थर्मोडायनामिक्स में डिराइव करेंगे. अभी सब बच्चे ये याद रखो कि मेयर्स रिलेशन बोलता है दैट Cp minus Cv is equal to R and this is adiabatic constant. ठीक है, सो अगेन वी विल स्टडी मोर ऑफ दिस इन थर्मोडायनामिक्स व्हेन वी आर स्टडीइंग एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एडियाबैटिक कांस्टेंट आता है, ये हम एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर स्टडी करेंगे. ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है कि मेयर्स रिलेशन बोलता है दैट Cp minus Cv is equal to R एंड यहां से मेरे पास आ जाता है गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv. इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. वो ये है कि अलग अलग गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आती है, तो वो आपको समझना है. तो सब बच्चे ये चीज याद रखना कि हमने पढ़ा था दैट इंटरनल एनर्जी कितनी होती है मोनोएटॉमिक गैस के केस में, F/2 RT के तरीके से आती है ना. मतलब इस केस में कितनी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, 3/2 RT. और Cv जो होता है दैट इज इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. तो आपके पास Cv की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है 3/2 R एंड Cp कितना होता है आपके पास, Cv प्लस R. तो Cp की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 R प्लस R, 5/2 R. ठीक है बेटा, तभी ये U वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था. ऑल राइट, पढ़ा था ना मोनोएटॉमिक गैस में 3/2 RT होता है, तो वहां से हमारे पास Cv और Cp आ गया, गामा कितना आ गया, 5/3. Yes, ma'am. ठीक है, अब डायटोमिक में दो केस है. रिजिड रोटर का मतलब क्या है कि नो वाइब्रेशन. तो जो हमने वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पढ़ा था वो वाला चीज यहाँ पे वैलिड होगी. F इज इक्वल टू 5. तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाती है, 5/2 RT. इसका मतलब है कि Cv हो जाएगा कितना, du/dt. इसमें आप अगर टेम्परेचर हटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5/2 R. और Cp कितना होता है, Cv प्लस R. सो दिस विल कम आउट टू बी 7/2 R. ऑलराइट, तो Cv और Cp की वैल्यू आपके पास आ गई. ठीक है, बस 1-2 मिनट और, तो देन वी विल एंड द क्लास. ठीक है, इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. ऑलराइट, अब आ जाओ, अगर हमारा वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट है तब क्या होगा. ठीक है, तो बेटा आपको ये चीज याद रखनी है कि वाइब्रेशन मोड अगर आपका प्रेजेंट होता है तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें आप ऐड कर दोगे, KBT ऐड कर दोगे या RT ऐड कर दोगे. तो यहाँ पर आपकी पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 5/2 RT. अब आप एक और RT ऐड कर दोगे कि आपका वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट है. ठीक है, सो दिस इज बिकॉज वाइब्रेशनल मोड इज प्रेजेंट हियर. ये आपका वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट है, इसलिए आप इसको ऐड कर रहे हो. ठीक है बेटा, तो अब U की वैल्यू कितनी हो गई, 7/2 RT. इसका मतलब है कि Cv आपके पास आएगा 7/2 R और Cp आपके पास आएगा 9/2 R. ठीक है, इज दैट ओके गाइस? मैम, ये वाला समझ नहीं आया. बेटा ये वाला समझने है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाती हूँ. तो वाइब्रेशन मोड अगर आपका डायटोमिक गैस में, पॉलीएटॉमिक गैसेस में प्रेजेंट होता है ना, तो जितने आपके वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से हमने देखा था कि जैसे हमने जो एक्सप्रेशन पॉलीएटॉमिक गैस का फॉर एग्जांपल देखा था, हमने क्या देखा था कि दिस इज इक्वल टू 3 + F RT, जहां पर ये जो F है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर वाइब्रेशनल मोड.
ठीक है, अगर आपके वाइब्रेशनल मोड 0 होंगे तो एक तरीके से आपके खाली ट्रांसलेशन और रोटेशन एग्जिस्ट करती है। अगर वाइब्रेशन मोड एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक आरटी की वैल्यू या एक केबीटी की वैल्यू ऐड कर देते हो इंटरनल एनर्जी में। तो वाइब्रेशन मोड यहाँ पर क्योंकि डायटोमिक गैस में प्रेजेंट है, तो डायटोमिक गैस खाली एक ही तरीके से तो वाइब्रेट कर सकती है, ऐसे 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 ऐसे, एक ही वाइब्रेशनल मोड हो सकता है। तो क्योंकि वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट है तो यू की आपकी वैल्यू में आरटी की एक वैल्यू ऐड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, वैसे वैसे अगर आपके मॉलिक्यूल्स बढ़ते रहते हैं तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड भी बढ़ते रहते हैं। बट डायटोमिक वाला केस हमें स्टडी करना है, उसमें अगर वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट है तब आपका जो यू का वैल्यू होता है वो आरटी से फर्दर इंक्रीज हो जाता है या फिर केबीटी से इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी इनिशियली यू की वैल्यू थी 5/2 आरटी, अब क्योंकि वाइब्रेशन मोड प्रेजेंट है यू की वैल्यू बन गई 7/2 आरटी। ऑल राइट, Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा। वैसे ही अब आप पॉली एटॉमिक गैस के लिए भी लिख सकते हो एक्सप्रेशन। ठीक है, निधि भी बोल रही है यस, गुड जॉब बच्चा। पॉली एटॉमिक गैस के केस में क्या होगा, अब आपको इंटरनल एनर्जी गिवन है 3 + F RT, जहां पर F जो है आपका दैट इज योर वाइब्रेशनल मोड। तो सिंपली अगर आप T से इसको डिवाइड कर देते हो, CV आ जाता है 3 + F R, CP आ जाता है 4 + F R, एंड गामा की वैल्यू भी आप डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ये चैप्टर हो चुका है आपका। अब मैंने चैप्टर भगाया भी नहीं, आराम आराम से करवाया, क्वेश्चंस भी सारे करवाए और कॉन्सेप्ट भी सारे आपके क्लियर हो गए। अब सब बच्चों को जो एनसीईआरटी है वो उठानी है। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक जिससे भी आप कंफर्टेबल हो वो बुक उठाओ, चैप्टर रिवाइज करो। अभी फिर भी छुट्टियां थोड़ी बहुत चल रही हैं, चैप्टर रिवाइज करो और इस चैप्टर को खत्म करके साइड में रख दो।